Welcome to Commerce Education Online. So, after meaning and process of organizing, we will discuss importance or significance of organizing. कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है एक बिजनेस फॉर्म में ऑर्गेनाइजिंग की। आज था वीडियो ऑन करने बेटा। सबसे पहला बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट एट अ होल वर्क। देखो, हम ऑर्गेनाइजिंग में डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। हमने इसके प्रोसेस में देखा था, काम बांटते हैं। तो जब काम बांटता है तो इसका मतलब यह है कि सारा ही काम एक पर्सन ने नहीं करना है। हमें क्या करना है, काम को बांटना है नंबर ऑफ पर्सन में। तो काम का एक पार्ट मिलेगा एक एम्प्लॉय को, और वो बार बार उसी काम को ही करेगा। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वर्क into smaller unit and assignment of unit according to the qualification leads to specialization। और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम मिलेगा। तो इससे क्या बढ़ेगा, हमारा स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। एक ही पर्सन एक काम को बार बार करे। सपोज करो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी ना उसमें। सेम एज एक एम्प्लॉय जब एक काम को डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से बार बार करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। और वो जॉब को रिपीटेडली करने से, बार बार करने से, वो उसके मतलब उसमें क्रिएटिविटी कर लेता है। उस काम में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उसमें उसको मिलता रहता है, कोई नॉलेज मिलती है, या कुछ उसमें वो कुछ उसको एक्सपेंडिचर उसके कम करता है। उसको मतलब नए नए तरीके उसको मिलते रहेंगे जब एक ही काम को बार बार करेगा। और नहीं भी ज्यादा वो स्पेशलाइज तो हो ही जाएगा अपने उसी काम का। सेकंड इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब हमें पता है, क्लियरली हमने डिफाइन कर दिया है कि कितनी पावर देनी है। हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज इंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और मैनेजर्स। कितनी पावर और कितनी अथॉरिटी वो इंजॉय करेंगे। और ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom ही कैन गिव ऑर्डर। कौन किसको ऑर्डर देगा, फ्रॉम whom ही हैज रिसीव द ऑर्डर, किसको किससे ऑर्डर मिलेगा। इट मीन सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बना दिया हमने। कौन किसके अंडर काम करेगा ये चीज हमने क्लियरली इसमें डिफाइन कर दी है। जब हमें पता है कि ए सुपीरियर है और बी उसके नीचे काम करेगा, यानी बी उसको रिपोर्टिंग करेगा, ए उसको ऑर्डर देगा, तो इट मीन्स क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप क्लियर हो गए। हमारे बीच कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, इंप्लॉइज के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। उनको पता है कि ये मुझे काम देगा। नहीं तो अगर ये चीज नहीं होती तो कोई किसी को काम दे सकता है, नहीं दे सकता। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कि जितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है उससे उतना ही आउटपुट, उससे ज्यादा आउटपुट मिले हमें। अब क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इसमें एलिमिनेट हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि जब हम काम बांट देते हैं तो ऐसा तो है नहीं एक बंदे को हम दो काम दे देंगे। तो इसमें डुप्लीकेशन भी खत्म हो जाता है और ओवरलैपिंग भी खत्म हो जाती है। और सबको, इंडिविजुअल को क्लियरली उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम दे दिया जाता है। उसको एक जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि सेम वर्क परफॉर्म दो पर्सन करें। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि एक ही काम पे दो बंदे लग जाए। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सपोज करो अगर ये काम नहीं होता, हम क्या करते, एक दो एम्प्लॉय को सेम काम दे दिया, वो तो छुपे बैठे रहे, थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया बाद में, लेकिन यूटिलाइजेशन तो नहीं हुआ ना प्रॉपर रिसोर्सेज का। लेकिन जब हमने उसको काम को जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया है एक, तो इंडिविजुअल सबके पास जाएगा। इससे चांस कोई भी नहीं रहेगा डुप्लीकेशन का कि हम सेम वर्क टू पीपल को, टू इंडिविजुअल्स को दे दें। नेक्स्ट है अडोप्शन टू चेंज। whenever change task,
sorry, whenever changes take place in the business, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically. अब देखो, जब भी कोई बिजनेस में चेंज आता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई चेंज को अडेप्ट करते हुए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कौन? ओल्ड एम्प्लॉय। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं वैसे ही करता रहूंगा। लेकिन फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि पिछले 30 साल में तो, या पिछले 10 साल 15 सालों में तो नोकिया चल रहा था, अब सैमसंग, एलजी और आईफोन चल रहे हैं। नोकिया को कोई पूछता भी नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो इसलिए अपग्रेडिंग जरूरी है बढ़ते रहने के लिए। तो इसलिए आपके पुराने तरीके नहीं चलेंगे, बिजनेस में भी चेंजेस हमें लेके आने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो changes can be adopted only with the only in that area which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to the whole organization through department. अब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, यहाँ हर एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो इजीली हम डिपार्टमेंट हेड को बताएंगे भैया ये चेंजेस हुए हैं हमारी पॉलिसी में। हमें सबसे तो मिलने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो हेड्स को बता दिया, हेड्स अपने आप उसको चेंज करा देंगे। तो चेंज करना, एडोप्शन टू चेंज आसान हो गया नहीं हो गया? इजी हो गया नहीं हो गया? अगर हम डिपार्टमेंटाइजेशन नहीं करते इसके प्रोसेस में, तो क्या प्रॉब्लम आती? ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंटाइजेशन कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हुआ कि डिपार्टमेंट हेड से ही हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, हमें सबसे कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ता, जिससे कि हमारा चेंज जो है वो इजीली अडॉप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द स्मॉलर एंड रिलेटेड जॉब्स ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट। कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 किस्म की जॉब आती है, तो वो एक ही डिपार्टमेंट में कर दी। अगले 5 किस्म की, सपोज करो कटिंग प्रोसेस में, कटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कटिंग करते हैं, उसमें 5 किस्म की जॉब आती है, उसका मेजरमेंट करना, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सारा हमने कटिंग में ले लिया। फिर स्टिचिंग में अलग आ जाती है जो 5 किस्म की, तो हमने ग्रुप्ड कर लिया भी, ये स्टिचिंग में आएंगे, कटिंग में आएंगे, पेस्टिंग में आएंगे, अलग अलग सारी कर दी हमने उसमें। तो इससे क्या हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है, मॉनिटरिंग करनी आसान हो जाती है हमें। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब हमारे बिजनेस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, सिंपल सी बात है, बिजनेस एक्सपेंड भी करेगा, ग्रो भी करेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब पर्सोनल कौन होते हैं? व्यक्ति, कर्मचारी, वर्कर। अब वर्कर जो हमारे, हमें पता है कि हमें एक जैसा काम लेना है, उनको बार बार वही काम करना है, एक तो रिपीटेडली एक ही काम को कर रहे हैं, तो उनकी अपने काम को करने में एक निपुणता आ जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। एक तो ये है इसका मीनिंग। दूसरा मीनिंग है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बाय डेलीगेशन द रूटीन the manager can concentrate due to develop new methods, ways of performing job. It gives them time to innovate new technology एरिया। मतलब इसमें क्या करते हैं हम? डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को, अपने कार्य को किसी को बांटना। हमने, मैनेजर क्या करते हैं, अपना काम अपने अंडर जो एम्प्लॉई है उनको दे देते हैं, और वो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम करते हैं। वो अपना प्रीशियस टाइम जो है वो डेवलपमेंट के कामों पे लगा देते हैं, और अपना जो काम है वो छोटे छोटे एम्प्लॉयज को थोड़े थोड़े उसमें बांट देते हैं। तो इससे क्या होगा? उन एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा जिनको मैनेजरियल लेवल का काम करने को मिला है। और दूसरा किनको किनको बेनिफिट होगा? हमारे बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मैनेजर के पास टाइम बच जाएगा, वो उसको इनोवेट करने में, न्यू टेक्नोलॉजी को उसको लगा देगा। ये इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, देखो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, कि किस किस की क्या जॉब पोजीशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है डिफरेंट लेवल पे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। याद करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा के इस तरीके से भेजूंगा, आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। आप भूल नहीं पाओगे भूल चाह कर भी। कैसे? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर कैसे, जैसे नेटवर्क होता है मोबाइल का, कि भाई उसमें अलग अलग पोजीशन, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग अथॉरिटी सब कुछ मिलती है ना। तो ऐसे ही बिजनेस में भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, कि अलग अलग पोजीशंस दे दी सबको भी, तुम मैनेजर हो, तुम सीनियर मैनेजर हो, तुम चेयरमैन हो, तुम हर पर्सन की, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये सुपरवाइजर है, हर बंदे को अलग अलग पोजीशन दे दी। सबसे पहले तो पोजीशन दे दी। या स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख लो, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हेड हो गए, टीचर सिंपल टीचर हो गए उसके नीचे, ठीक है। ये उसके नीचे पीएन्स हो गए। ये तो पोजीशन हो गई। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग की रहेगी, हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन की भी रहेगी, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चेयरमैन है उसका स्कूल का, उसको भी कोऑर्डिनेट करने की रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर अथॉरिटी, टीचर की अलग अथॉरिटी है, हेड की अलग अथॉरिटी है, प्रिंसिपल की अलग अथॉरिटी है, चेयरमैन की अलग अथॉरिटी है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सबकी जॉब पोजीशंस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबकी उसी लेवल पे, जिस जिस लेवल पे वो पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी। यानी एक फ्रेमवर्क हो गया, विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, जिसके अंदर मैनेजेरियल टास्क और परफॉर्म ऑपरेशनल टास्क जो है परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉइज और subordinates कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, कि एक मैनेजर कितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है। हाउ मैनी subordinates कैन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपरवाइजर, कि एक पर्सन के अंडर कितने बंदे काम कर सकते हैं। हेलो। When the manager authority and responsibility relationships are established in organizing process, then the manager must keep in mind of span of control। जब मैनेजर सुपरवाइजर के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप करता है ना, तो माइंड में रखता है कि इसके अंडर कितने बंदे, कितना एफिशिएंट है ये, कितने बंदे इसके अंडर काम कर सकते हैं। उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल उसको ध्यान में रखना पड़ता है। आफ्टर डिसाइडिंग स्पैन, A scalar chain is developed। उसके बाद ये एक स्केलर चैन डेवलप की जाती है। ऑल सुपीरियर एंड subordinate बिकॉज स्पैन ऑफ कंट्रोल क्लियरली स्पेसिफाइड हु हैज टू रिपोर्ट टू हिम। क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बताता है कि कौन किसके किसको रिपोर्ट करेगा। अब देखो ना, सपोज करो खुशी जो है वो आस्था के अंडर काम कर रही थी, आस्था वैभव के अंडर काम कर रही थी, वैभव मेरे अंडर काम कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने ये कहा कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, खुशी जो है आस्था को रिपोर्ट करेगी, आस्था वैभव को रिपोर्ट करेगी, वैभव मुझे रिपोर्ट करेगा। अब बाई चांस खुशी क्या करती है, डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। कई बार नॉर्मली बिजनेस में हाउसेज में होता है ऐसे, कि वो अपने नंबर बनाने के चक्कर में तो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी से रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक गलत सिस्टम है। स्केलर चैन क्या कहता है कि अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करो। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्लियरली डिफाइन होता है, हु हैज टू रिपोर्ट, किसको किसको रिपोर्ट करनी है, हु हैज टू रिपोर्ट टू हिम।
अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें पता लग गया कि जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी लेवल, ये सारा का सारा डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यानी एक फ्रेमवर्क होता है जो मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क जिसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तो क्या होता है कि एक सुपरवाइजर के अंडर कितने एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तीन चीज पता लगी हमें यहाँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जॉब पोजीशन, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी लेवल, यानी एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेशन टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक सुपरवाइजर के अंदर इफेक्टिवली कितने कंट्रोल कर सकता है, एक सुपरवाइजर कितने पर्सनल को, कितने व्यक्तियों को, कितने सुबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें मैनेजर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली all the operation of business and ensure better flow of communication। जैसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है हमें, सभी काम फ्लो प्रॉपर तरीके से होते हैं और कम्युनिकेशन का फ्लो भी प्रॉपर तरीके से ही होता है। ऑल क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच बिजनेस। हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो हम इजीली चेक कर सकते हैं वीडियो ऑन। अ क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ एन enterprise कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्लियर आइडिया मिल जाते हैं हमें। Organization structure allows correlation and coordination among manpower यानी human, physical and financial resources। सब में correlation और coordination होता है। It clearly defines the level of management। हमें level of management different, top level, middle level, उसके lower level जो इनके clearly define हो जाते हैं। और span of control यानी who report to whom, ये सारी चीज हमें पता लग जाती है पहले ही।